वैल्यूज़ तो मुझे चाहिए। मेरे हिसाब से आप शेयर एक्सचेंज रेशियो में ना भी जाएं तो अगर ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर ले तो 18 में से 13-14 नंबर बन जाते हैं आपके कम अज़ कम। अब इसमें कोई शेयर एक्सचेंज रेशियो का ताल्लुक अभी तक नहीं आया, लेकिन इन कैलकुलेशन से आप जैसे मैंने कहा कम अज़ कम 12 से 15 नंबर आप ले पाते हैं। और ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आनी चाहिए, भाई ये बातें तो कम अज़ कम कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ज़रूर निकालनी है, क्योंकि कंबाइंड कंपनी के फ्री कैश फ्लोज दिए गए हैं, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कंबाइंड कंपनी की आएगी, और उसमें से हमने जो वैल्यू ऑफर करनी है WL को वो भी हमें ज़रूर कहीं ना कहीं शो करनी है। तो उसके बाद फिर हमने चूँकि असेसमेंट भी करनी है कि भाई ये ऑफ़र एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो वो ऑफ़र एक्सेप्टेबल है या नहीं है उसके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। वायल के शेयर होल्डर को ऑफ़र एक्सेप्टेबल है या नहीं है उसके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। रेशो में ना भी जाएं तो हम काफ़ी ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं, और यही आर्ट आपको एग्ज़ाम में चाहिए कि भाई पूरा सवाल परफेक्ट नहीं भी आता तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से निकाले जाएं। तो अगर आप ये स्कीम डेवलप कर लेते हैं, अगेन श्योरिंग यू 18 में से आप 12 से 15 नंबर ज़रूर ले पाते हो। लेकिन अगर आप शेयर एक्सचेंज रेशो को पढ़ा और उसी में ही फंस गए और ये कि ये तो मुझे नहीं आता और ज़ीरो करके आगे चले गए तो फिर आप पास नहीं हो पाओगे। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भाई 18 में से 18 नंबर लेने सवाल आ जाए वो आसान होता है, लेकिन 18 में से 14 कैसे निकालने हैं जब 4 नंबर नहीं आते या 5 नंबर नहीं आते, दैट इज़ द चैलेंज, वो आपने सीखना है। तो यहाँ पे जी मैं अब एक सवाल का मैंने प्लानिंग जब कर ली कि भाई दिस इज़ द प्लान विच आई नीड टू फॉलो, तो प्लानिंग करने के बाद मैं जो और आपको एडवाइस करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इस पहली वैल्यू से ही काम शुरू करो। जब प्लान आपके सामने है तो जो वैल्यूज़ ईजी हैं पहले उनको हैंडल कर लो। जैसे लोन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, वो मुझे लगता है हम यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 12% TFC 2.2350 मिलियन के TFC हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है जी? वायल TFC नोट नंबर 2 में 120, सो 2350 डिवाइडेड विद 100 इंटू 120, ये जी आपकी मार्केट वैल्यू आ जाती है 12% कन्वर्टेबल लोन की। कितनी आती है जी? रुपीज इन मिलियन 220। सिमिलरली 14% इरिडीमेबल डेट, बुक वैल्यू उसकी 1800 है तो 1800 और फेस वैल्यू 50 है। ये नंबर ऑफ सर्टिफिकेट से इशू आ गए और एक सर्टिफिकेट की वैल्यू 47 है, तो बोलिए यहां से मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 1692। अब ये हर स्टेप पे आपके नंबर स्कोरिंग शुरू हो चुकी है, एक नंबर, ठीक है, नंबर स्कोरिंग आपकी शुरू होगी। अभी हम किसी ट्रिकी चीज़ में नहीं गए, अभी हमने कोई मुश्किल चीज़ को हाथ नहीं डाला, नंबर स्कोरिंग शुरू है। वैल्यू ऑफ इक्विटी टू बी ऑफर्ड टू WL शेयर होल्डर, इसके लिए हम वर्किंग वन बनाते हैं। WL शेयर होल्डर्स को हमने क्या वैल्यू ऑफर करनी है, वर्किंग वन बनाते हैं। हमें बताया गया है कि हमने उसको जो वैल्यू ऑफर करनी है उनकी करंट वैल्यू से 5% ज़्यादा है, ऐसा ही है जी। तो हम देखते हैं करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ WL क्या है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है, शेयर प्राइस भी पता है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी WL के 300 मिलियन और शेयर प्राइस है WL की ₹9, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ गई? 2700। ये है करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ WL। 300 मिलियन शेयर्स ये आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं जी। 3000 मिलियन की उसकी पेड अप कैपिटल है, तो 300 मिलियन का शेयर हो गया, और ये नोट नंबर 1 में उसने प्राइस दी हुई है 9 रुपया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। और हमने उसको कितना % प्रीमियम ऑफर करना है? वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स इन वायल टू बी ऑफर्ड 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम देना है, तो 2700 इंटू 1.05 कितना बना जी? 2835 मिलियन रुपीज, 2835 मिलियन रुपीज, ठीक है जी। ये आप यहां पे फीड करेंगे 2835। अब आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी चाहिए,
वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी मिल जाएगी तो आप इस फिगर येलो फिगर तक आ जाएंगे और उसके बाद सिर्फ आपका, आप समझो, आधी रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाती है। रिक्वायरमेंट का जो जुमला है आधा एड्रेस हो जाता है, आधा रह जाता है, लेकिन उस आधा जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है गालबन इसके आगे 2 या 3 नंबर या 4 नंबर से ज़्यादा नहीं है। अब हमें सिर्फ एक मेन वर्किंग परफॉर्म करनी है, वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी। इसमें अब हमारे पास चैलेंज आने वाला है। वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी किस मेथड से करनी है? वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड पढ़े हुए ना आपने। कौन सा टूल लगाना है यहां पे वैल्यूएशन का? आपने मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन पढ़ी हुई है, आपने डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन पढ़ी हुई है, आपने कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन पढ़ी हुई है। कौन सा टूल लगना है यहां पे? कैश फ्लो बेस्ड मेथड। ये टूल, ये जुमला बता रहा है आपको, ये जुमला बता रहा है कि आपको कैश फ्लो बेस्ड मेथड से चलना है। ठीक है जी। कैश फ्लो बेस्ड मेथड के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, 3 चीजें रादर। पहला, फ्री कैश फ्लोज दैट बिजनेस विल जनरेट इन फ्यूचर, अवेलेबल हो गया जी। दूसरा, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज, टाइम होराइजन जिस पे ये कैश फ्लो जनरेट होंगे, कितने पीरियड के कैश फ्लोज की पीवी लेनी है, बताया उसने। देन व्हाट डू वी डू? परपैचुटी। बिल्कुल ठीक होगा, पीरियड बता दे, 5 साल 10 साल वो ले लो, नहीं बताया तो परपैचुटी, परपैचुटी भी आ गई। सो 1340 को परपैचुटी में डिस्काउंट करना है। तीसरी चीज क्या चाहिए? वैक। और वैक किसका चाहिए? कंबाइंड कंपनी का वैक। दिस इज द ओनली चैलेंज इन दिस क्वेश्चन। मतलब इफ यू आर एबल टू डेवलप दिस थॉट कि भाई मुझे वैक चाहिए, दैट इज मिसिंग हियर। इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट वैक, आप कैश फ्लोज को वैक 10% रिज्यूम करके डिस्काउंट कर दोगे ना, मुझे लगता है फिर भी आप, मैं कह रहा था आप 18 में से 14 ले सकते हो। वैक नहीं करते तो 14 नहीं तो 10 तो जरूर ले लोगे। वैक नहीं भी करते तो 8 तो जरूर ले लोगे। 0 के साथ आगे नहीं जाना। ये ज़हन में बात बिठाओगे भाई जितने नंबर ले सकते हैं वो लेने हैं। एक एक टुकड़े के बारे में सोचो, उस टुकड़े में क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आगे चलो। एक एक नंबर के लिए जब लड़ना सीख लोगे तो बीएफडी यूं करके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बीएफडी पास करने में। कैश फ्लोज हमारे पास है, पीरियड हमें पता लग गया, अब हमें वैक चाहिए। अच्छा जी, पोस्ट एक्विजिशन वैक, इसमें अब एक थोड़ा सा चैलेंज है। अब वैक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम सोचें, वैक के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? वैक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक हो गया। तो यहां पे आइए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये है ना कंबाइंड कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो कीजिएगा, हमें कंबाइंड कंपनी का वैक चाहिए ना, तो कंबाइंड कंपनी के वैक के लिए कंबाइंड कंपनी के डेट्स, तो डेट्स तो यही डेट है जो कंबाइंड कंपनी में चले जाने हैं, लेकिन इक्विटी वैल्यू कंबाइंड कंपनी की वो नहीं है जो करंट है, वो तो यहां से निकलने वाली है। अच्छा जी, हमने कहा जी दोबारा इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। तो कंबाइंड कंपनी का डेट, कंबाइंड कंपनी की इक्विटी वैल्यू चाहिए, और कंबाइंड कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट और कंबाइंड कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। अब हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें तो वो फिर अगेन डेट है, तो डेट की कॉस्ट भी हम निकाल लेंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं है। इनकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं, दोनों डेट्स का। 2 डेट्स हैं, एक इक्विटी है ना, दोनों डेट्स की वैल्यू भी निकल आई, गिवन है, आ गई हमारे सामने। दोनों डेट्स की आप पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल लेंगे, एक कन्वर्टेबल है आईआरआर से आ जाएगा, एक इरिडीमेबल है फार्मूले से आ जाएगा, ये निकल आएगा। अब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ये पड़ी है जनाब, हमें ये चाहिए। इस पे हम कब तक नहीं पहुंच सकते? जब तक हमें ये वैल्यू ना मिले, और इस पे हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमें वैक ना मिले। इसको कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस। वैक होगा तो ये वैल्यू आनी है, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू आएगी तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी, और कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी तो वैक निकल सकता है ना। कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी तो वैक में जो केई यूज होनी है वो निकलेगी, क्योंकि केई में भी आपको बीटा इक्विटी चाहिए। बीटा इक्विटी में आपको डेट और इक्विटी
रेशो चाहिए। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रेफरेंस। यहां पे अगर हम ऑन प्रिंसिपल बात करें तो वैक कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रेफरेंस। अब यहां पे हमें एक वैक की कैलकुलेशन की एक अजम्पशन लेने की जरूरत है कि हम वैक को कहां से लेके आए। हमारे पास तो वैक कैलकुलेट करने का यहां डाटा सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक ऐसी अजम्पशन हमें यहां पे लेनी है जो कि डाटा को लेके कोई, मैं कहूँ कि प्रिंसिपल है कोई यहां पे, तो प्रिंसिपल तो यहां पे नहीं है। प्रिंसिपल तो ये अभी एरर आ गया, सर्कुलर रेफरेंस आ गया, एरर आ गया। ये एरर सिर्फ आपकी स्प्रेडशीट रिजॉल्व कर सकती है, एग्जाम में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते ये एरर। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो यूजुअली एग्जामिनर सपोर्ट कर देता है आपको कि भाई ये मसला आएगा तो आप अज्यूम कर लो कंबाइंड वैक कैसे निकल सकता है। आपको एक अजम्पशन को एग्जामिनर खुद दे देता है। जैसे इसका मैं जब जवाब देखता हूं तो इसके जवाब में एक अजम्पशन यूज की गई है जो कि शायद किसी पास्ट पेपर में मैंने किसी क्वेश्चन में पढ़ी हुई है, आई कैप के नहीं, ACCA के पेपर में कहीं मैंने पढ़ी हुई है अजम्पशन। क्योंकि वहाँ पे भी यही मसला आया था, कंबाइंड कंपनी को वैल्यू करना था, कंबाइंड कंपनी का कैश फ्लो तो मिल गए थे, कंबाइंड कंपनी का वैक कहाँ से निकले, सर्कुलर रेफरेंस था। तो दैट एग्जामिनर फैसिलिटेट भी आप अज्यूम कर लेना कि वैक ऐसे है। तो वैसे तो यहाँ पे आप अजम्पशन लेनी है, अजम्पशन आप जो भी ले लो, सूटेबल ले लो, ली जा सकती है। लेकिन इधर जो अजम्पशन फॉलो की गई है वो अजम्पशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और ये आप इसको एज अ प्रिंसिपल याद रख लो कि अगर कभी ऐसा मसला है जिसमें कंबाइंड कंपनी में जाके कंबाइंड कंपनी का वैक निकालना हो तो आप कंबाइंड कंपनी वैक को ले लेना। कंबाइंड कंपनी वैक, मैं अजम्पशन का मॉडल लिख रहा हूँ क्या है, कंबाइंड कंपनी वैक इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ all sources of finance used by both companies। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वायल की बात करें कि वायल की एक इक्विटी है एक डेट है, तो दोनों की वेटेड एवरेज ले लो। WL की बात करें तो WL की एक डेट है एक इक्विटी है, दोनों की एवरेज ले लो। लेकिन हम कह रहे हैं कि कंबाइंड कंपनी की एवरेज करनी है तो ज्यूम कर लो 2 इक्विटी 2 डेट, चारों की एवरेज कर लो। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, कंबाइंड कंपनी की एवरेज। आप यहां पे वायल की कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हो, वैक निकाल सकते हो, वायल का वैक का डाटा आपके पास है, वायल की केई भी निकाल सकते हो, वायल की केडी भी निकाल सकते हो, और मार्केट वैल्यू इक्विटी और डेट भी आपके पास है। सिमिलरली WL का भी केई और केडी और वैक निकाल सकते हो। अजम्पशन हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि आप अज्यूम करो कि आपके 2 सोर्सेज एक कंपनी के, 2 सोर्सेज एक कंपनी के हैं। जब कंपनियां मिलेंगी तो या 4 सोर्सेज हो जाएंगे, 2 इक्विटी हो जाएंगे, 2 डेट हो जाएंगे। इन चारों की वेटेड एवरेज इकट्ठी कर लो। ये एक अजम्पशन है। दिस इज नॉट द प्रिंसिपल बेस्ड कैलकुलेशन, दिस इज एन अजम्पशन। क्योंकि इस सिनेरियो में देयर इज अ सर्कुलर रेफरेंस प्रॉब्लम है, सो वी नीड सम सपोर्ट। तो सपोर्ट अजम्पशन से ली जा सकती है। तो अब अगर मैं आपसे शेयर करूं, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे कंबाइंड कंपनी का वैक, क्योंकि अब हमें कंबाइंड कंपनी का वैक चाहिए ना। यहाँ पे कंबाइंड कंपनी का वैक होगा तो वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी आ जाएगी। कंबाइंड कंपनी के वैक के लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं, आप पहले डाटा उठाइए वायल का। वायल के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लाइए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लाइए, केई लाइए और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लाइए। फिर आप डाटा बनाइए WL का, यही सारा डाटा WL के लिए इकट्ठा कीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लाइए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लाइए, आप इसके लिए केई लाइए, आप इसके लिए पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लाइए। और जब ये 4 सोर्सेज, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2, सोर्स नंबर 3, सोर्स नंबर 4, 4 सोर्सेज, और उन 4 सोर्सेज की 4 कॉस्ट, कॉस्ट नंबर 1, कॉस्ट नंबर 2, कॉस्ट नंबर 3, कॉस्ट नंबर 4, 4 सोर्सेज की मार्केट वैल्यू और 4 सोर्सेज की कॉस्ट, इन चारों को जब आप एवरेज करेंगे तो दैट वी आर अज्यूमिंग विल बी वैक ऑफ कंबाइंड कंपनी। दिस इज एन अजम्पशन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये अजम्पशन ले रहे हैं हम
कि भाई हम इस तरह वैक का अंदाजा लगा रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन इस प्रिंसिपल पे, कोई सवाल? दिस इज द अजम्पशन। ये जो मैं बोर्ड भी लिख रहा हूं ये भी आपसे शेयर हो जाएगा थ्रू लिंक। जी कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम जरा वैल्यूज ये सर्टन करना शुरू करें। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वायल की, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू 450 इंटू 450 मिलियन इंटू शेयर प्राइस 15, कितनी आई जी वैल्यू ऑफ इक्विटी? 6750 मिलियन। वैल्यू ऑफ डेट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, इसका कन्वर्टेबल डेट था ना, कन्वर्टेबल डेट की वैल्यू निकाली थी जी 2820 मिलियन। इक्विटी कॉस्ट पे हम बाद में आते हैं। इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी WL की भी हमने ऊपर निकाली थी 2700, और वैल्यू ऑफ डेट इसकी भी हमने निकाली थी, कितनी थी जी? 1692। ये जी हमारे पास चारों सोर्सेज की मार्केट वैल्यूज ये क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल हैं। ये हमने पहले कैलकुलेट नहीं की थी, इसकी मैंने कैलकुलेशन दिखा दी। बाकी तीनों वैल्यूज हमने पहले कैलकुलेट ऊपर की हुई हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमने मेन टेबल में कैलकुलेट की थी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं। अब आ जाइए पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इरिडीमेबल का लिए तो हम फार्मूला यूज करते हैं I इंटू 1 - T ओवर मार्केट वैल्यू। ये इरिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन है। I मीन्स एक बॉन्ड पे इंटरेस्ट 14%, 50 रुपये 7 रुपया। 1 माइनस टैक्स, व्हाट इज द टैक्स रेट? 35% और मार्केट वैल्यू 47। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट WL के लोन की क्या आ रही है जी? 9.68% ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमने लेनी है ये वायल के लिए। मुझे वर्किंग के नंबर्स तो याद नहीं हैं, तो इसके लिए हम वर्किंग जो भी वटेवर XY नंबर है वर्किंग परफॉर्म करते हैं जी हम इसके। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कन्वर्टेबल डेट, वायल का लोन कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल लोन की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कहां से आती है? IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज, IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज, दिस इज हाउ यू मेजर कन्वर्टेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। IRR से मुराद आप मार्केट वैल्यू लेते हो 0 में, फिर इंटरेस्ट लेते हो फ्यूचर में, कितने साल बाद रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है सॉरी, 4 साल बाद। नोट नंबर 3 4 साल बाद, और फिर आप हायर ऑफ रिडम्पशन और कन्वर्जन लेते हो। इनमें से जो हायर है उसको लेते हो 4 साल बाद। तो 0 में ये बॉन्ड आज कितने का है? 120 का। 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट 12। पोस्ट टैक्स का मतलब इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर लो, 1 माइनस टी कर लो, रिडम्पशन और कन्वर्जन। अब यहां पे आपको एक जो चीज चाहिए, एक वर्किंग आपको एक और इसके नीचे देखनी पड़ेगी। यहां पे अब देखिए इसकी रिडम्पशन वैल्यू क्या है, डेट की रिडम्पशन वैल्यू क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन अज्यूम इट विल बी एट पार 100, और इसको कंपैरिजन करना है आपने इसकी कन्वर्जन वैल्यू से। कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है जी? व्हाट इज कन्वर्जन वैल्यू? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हिच अ शेयर डिबेंचर इज कन्वर्टेबल 10 इनटू शेयर प्राइस। कन्वर्जन वैल्यू आपकी ली जाती है एक्सपेक्टेड प्राइस इन 4 ईयर टाइम। जब कन्वर्जन होनी है एक्सपेक्टेड प्राइस इन 4 ईयर्स टाइम।
तो क्या है जी एक्सपेक्टेड प्राइस इन 40 ईयर टाइम्स? इज इट गिवन टू यू? 4 साल बाद कन्वर्जन ऑप्शन आनी है ना, तो आपको देखने हैं 4 साल बाद एक्सपेक्टेड कन्वर्जन वैल्यू। सॉरी बेटा, वो तो शेयर्स आ गए ना भाई, सॉरी माय मिस्टेक, ये शेयर्स तो शेयर्स आ गए ना। प्राइस क्या है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है? प्राइस पर शेयर 4 साल बाद कन्वर्जन ऑप्शन आनी है, तो हम देख रहे हैं 4 साल बाद कन्वर्जन होगी या रिडम्पशन होगी, ये जानना चाह रहे हैं। तो 4 साल बाद की शेयर प्राइस आई है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अवेलेबल, दैट इज नॉट अवेलेबल। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अज्यूम कि जो 15 रुपए आज की प्राइस है 4 साल बाद भी शायद यही रहेगी। वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू अज्यूम। ठीक है जी, ये हम यहां पे 4 ईयर टाइम, ये हमने अज्यूम किया, अज्यूम करंट प्राइस। चाहिए हमें क्या? यू शुड नो द प्रिंसिपल। चाहिए हमें 4 साल बाद की एक्सपेक्टेड प्राइस, नहीं अवेलेबल, करंट प्राइस को अज्यूम कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें अवेलेबल होगी कि आज 15 रुपए है तो 4 साल बाद 18 रुपए है, 18 रुपए यूज करना है। फिर आपने असूल पता होना चाहिए क्या है। अगर आप जवाब को देख रहे हो तो आपको लगेगा बस करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप ये याद रख के चल पड़ोगे आगे। जहां पे एग्जाम में 2 प्राइसेस आ जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन सी लेनी है भाई। तो यू शुड नो द प्रिंसिपल। हम एक्सपेक्टेड प्राइस इन 4 ईयर टाइम ये लेते हैं, क्योंकि हम 4 साल बाद हम क्या फैसला करेंगे ये देखना चाह रहे हैं। इससे लग रहा है कि 4 साल बाद हम कन्वर्जन को प्रेफर करेंगे और 150 रुपए लीजिए जी। ये कैश फ्लोज हैं जिनकी आपको आईआरआर चाहिए। मैं इसकी आईआरआर की कैलकुलेशन को थोड़ा हम टाइम सेव करते हैं, दैट इज बेसिक कैलकुलेशन। मैं इसका आंसर अगर यहां से शेयर करूं, 10% और 13% दो रेट्स को लेके इंटरपोलेट किया जाए तो आईआरआर आ रहा है यहाँ पे 11.8%। ठीक है जी, तो ये हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। आई एम जस्ट सेविंग टाइम एंड टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द आंसर। 11.8 हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई जी। यानी क्वेश्चन, कोई सवाल? %11.8 पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई हमारी। अच्छा जी, अब हमें केई चाहिए। केई आपका होता है कैपम से आरएफ प्लस आरएम माइनस बीटा। क्वेश्चन में हमें आरएफ आरएम दोनों पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नोट नंबर 4 में। आरएफ इज 11, आरएफ इज 11 प्लस 16 माइनस 11 इंटू बीटा, और सेम 11 प्लस 16 माइनस 11 इंटू बीटा। ये बीटा क्या है? ये अगेन वर्किंग से आप लाएंगे, वर्किंग से आप लाएंगे तो आपकी के भी कंप्लीट हो जाएगी। ये 4 कॉस्ट और 4 मार्केट वैल्यूज जब आ जाएंगी तो फिर आप कंबाइंड कंपनी का एस्टिमेटेड वैक ले पाएंगे। अब बीटा चाहिए हमें वाईएल के लिए, बीटा चाहिए हमें डब्ल्यूएल के लिए। कहाँ से लाएं जी बीटा? ये एनी गाइडलाइन कहाँ से लाएं बीटा? बीटा आप लाएंगे यहां से जी, नोट नंबर 5 से। नोट नंबर 5, वाईएल और डब्ल्यूएल दोनों जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की बीटा वैल्यू अलॉन्ग विद गेयरिंग आपको अवेलेबल है। ये आपने इस बीटा को अनगेयर करना है, और वाईएल की गेयरिंग पे गेयर करेंगे तो वाईएल में यूज हो जाएगा, डब्ल्यूएल की गेयरिंग पे गेयर करेंगे तो डब्ल्यूएल में यूज हो जाएगा। दोनों के बीटा आगे, कई दोनों की निकल आएगी। ठीक है, तो हम एक ब्रीफ सी वर्किंग, हमें प्रॉक्सी बीटा जो अवेलेबल है, प्रॉक्सी बीटा इक्विटी इसको कहा जाएगा। इट इज 1.4 विद डेट इक्विटी ऑफ 45:55। ये प्रॉक्सी बीटा अवेलेबल है। इसका आप बीटा एसेट बना लो। बीटा एसेट होता है जी बीटा इक्विटी E/E प्लस D इंटू 1 माइनस टी। पुटिंग इन द वैल्यू 1.4 55 over 55 plus 45 into 0.65, 1 माइनस टी 0.65। जहां से बोलिए जी बीटा एसेट क्या आ रहा है?
बीटा एसेट इज 0.91 और फिर आप बीटा इक्विटी बना लें। बीटा इक्विटी का फार्मूला होता है सिंपल रीअरेंजमेंट, बीटा एसेट इज इक्वल टू ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी ओवर ई। ये रीअरेंजमेंट है, तो आप बीटा इक्विटी ऑफ वायल ले लीजिए, यही 0.91 उठाइए और इक्विटी और डेट की वैल्यू वायल की इक्विटी और डेट वैल्यू ये आ रही हैं जी, वायल की इक्विटी एंड डेट वैल्यू 6750 2820 6 क्या था जी 6850 एंड डेट इज 6750 एंड 2820। ये जी डेट और इक्विटी वैल्यू है 0.65 ओवर 6750। यहां से आप बीटा इक्विटी ऑफ वायल ले लीजिए, क्या है 1.16। सिमिलरली बीटा इक्विटी ऑफ WL के लिए यही बीटा एसेट 0.91 का पकड़ी है, लेकिन अब वैल्यूज इक्विटी ऑफ WL 2700, डेट ऑफ WL 1692। जी बोलिए इसका बीटा इक्विटी क्या आ रहा है? ले जनाब, आपके पास ये हमने इंडस्ट्री का बीटा लेके उसको अनगियर किया पहले, उसमें से इंडस्ट्री की गियरिंग निकाली, वायल के लिए वायल की गियरिंग डाल दी और WL के लिए WL की गियरिंग डाल दी। अब हमारे लिए बीटा इक्विटीज आ गए हैं वायल के लिए और WL के लिए, और यही बीटा इक्विटी कैपम की इक्वेशन में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले पाएंगे दोनों कंपनीज की। जी कोई सवाल? 1.16 1.28, तो बोलिए जनाब KE वायल की क्या है? वायल की KE 16.80, WL की KE 17.40। जी जनाब, अब ये 4 सोर्सेज आपके पास हैं और 4 कॉस्ट आपके पास हैं। अब आप इन 4 सोर्सेज और 4 कॉस्ट के लेके वैक बना सकते हैं। कॉस्ट ऑफ अ सोर्स KE 16.8 इंटू वैल्यू ऑफ द सोर्स 6750 प्लस कॉस्ट ऑफ द सेकेंड सोर्स 11.8 इंटू वैल्यू ऑफ द सेकेंड सोर्स 2820 plus cost of the third source 17.40 into value of the third source 2700 plus cost of the fourth source 9.68 into value of the fourth source 1692। ये 4 सोर्सेज हैं, इन चारों को एवरेज करने के लिए चारों की वैल्यूज़ का सम 6750 प्लस 2820 प्लस 2700 प्लस 1692। लीजिए जी, ये एवरेज करके नाउ यू कैन हैव द वैक, कंबाइंड कंपनी का वैक। 4 सोर्सेज कंबाइंड कंपनी का वैक के लिए हमने अजम्पशन ली कि क्योंकि हमें डाटा कंप्लीट नहीं है, सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है, वी मे लाइक टू राइट अ नोट ऑन दिस कि जो डाटा इनकम्प्लीट है, सर्कुलर रेफरेंस है, तो वी आर अज्यूमिंग
हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंबाइंड कंपनी का वैक इंडिविजुअल कंपनीज के सोर्सेज की वेटेड एवरेज है। तो हमने इंडिविजुअल कंपनीज के सोर्सेज और उनकी कॉस्टली उसकी वेटेड एवरेज ले रहे हैं। दो सोर्सेज एक कंपनी के हैं, दो एक सोर्सेज के हैं, चारों की वेटेड एवरेज हम ले रहे हैं। तो बताइए चारों को लेके एवरेज क्या आ रही है? जी 15.04%। दिस इज द कंबाइंड कंपनी का वैक। जो हमने जो अजम्पशन ली उसके तहत कंबाइंड कंपनी का वैक 15.04%। इस कैलकुलेशन में जो मैंने फार्मूला प्रेजेंट किया है, यू मे नॉट लाइक टू यूज़ द परसेंटेज साइन, सिंपली 16.8 इंटू 6750 करते जाएंगे तो चलता जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन लेके जाएंगे, फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो यू मस्ट बी एबल टू हैंडल इट। कर सकते हैं आप फ्रैक्शन में 0.1680 भी कर सकते हैं, बट आपका आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। इस तरह आपका आंसर अगर परसेंटेज साइन इग्नोर करके चलेंगे तो 15.04 आपका आंसर आ रहा है। और चूंकि सारा डाटा हमें पता है, हमने परसेंटेजेस की एवरेज ले रहे हैं, तो ये परसेंटेज का साइन हम लेटर ऑन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डाटा हैंडलिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा जी, वैक हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं कंबाइंड कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ। तो मामला हमारा काफ़ी आसान हो चुका है। कंबाइंड कंपनी की वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग ऑफ 1340 इन परपेचुटी। तो परपेचुटी में डिस्काउंटिंग का तरीका होता है, डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो बोलिए कंबाइंड कंपनी की वैल्यू क्या आई? ये हमारा वर्किंग के रेफरेंस इसको लगेगा जिससे हमारा वैक आ रहा है। ऑलवेज रेफर योर वर्किंग। कंबाइंड कंपनी की वैल्यू क्या है जी? एट 910 कर दीजिए। डेसिमल अब फिलहाल छोड़ के हम चल रहे हैं, मिलियन थाउजेंड्स ऑफ मिलियन है तो डेसिमल हमने छोड़े हुए हैं। तो यहाँ से अब लेस कीजिए वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आई कंबाइंड कंपनी की? $4398। और इसमें से ये वैल्यू लेस करें जो आपको WL को देनी है, तो YL के लिए क्या बचा? 1563 मिलियन। अब इसको हमसे अगर रिक्वायरमेंट देखिए तो रिक्वायरमेंट इसकी दो हैं। उसने कहा जी शेयर एक्सचेंज रेशियो बताइए, आल्सो असेस वेदर दिस रेशियो वुड बी एक्सेप्टेबल टू YL शेयर होल्डर्स और नॉट। रेशियो जो भी हो, आप यहां से एक जो चीज असेस कर सकते हो कि YL के पास जो इक्विटी की वैल्यू रह जाएगी वो क्या है। तो अगर आप सिंपली इसको YL's बल्कि शेयर्स हेल्ड बाय YL's शेयर होल्डर उससे डिवाइड करो तो आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पोस्ट एक्विजिशन। तो YL के पास कितने शेयर्स हैं जी? YL के शेयर होल्डर के पास 450 मिलियन आई बिलीव, ऐसा ही है जी। तो ये वैल्यू बचनी है उनके पास और 450 मिलियन शेयर्स उनके पास हैं। तो शेयर प्राइस क्या बनती है? 3.47। अब आप यहां पे कम से कम YL का मामला तो क्लोज कर सकते हो, क्योंकि भाई उनकी करंट शेयर प्राइस है 15 और पोस्ट एक्विजिशन उनकी शेयर की प्राइस है यानी 3.46। तो बताइए YL के शेयर होल्डर इसको एक्सेप्ट करेंगे? आंसर इज नो। YL शेयर होल्डर्स विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। वजह क्या है कि उनकी वैल्यू
शेयर की वैल्यू जो करंटली 15 है, पोस्ट एक्विजिशन में 3.47 पे आने वाली है। रिक्वायरमेंट के दो हिस्से थे, एक हिस्सा एड्रेस हो गया जो दूसरे वाला है, पहले वाला हिस्सा शेयर एक्सचेंज रेशियो भी रहती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि शेयर एक्सचेंज रेशियो में आप फंसे हुए, उसमें फंसे रहेगा तो बिल्कुल ही रह जाएंगे आप देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अभी तक हमने रेशियो को छेड़ा भी नहीं, और हम मेरे हिसाब से इसमें हम 18 में से कम 16 नंबर ले चुके हैं, 15 या 16 नंबर हम ले चुके हैं सिर्फ रेशियो की। आप खुद देख लीजिएगा रेशियो की वर्किंग कितनी है, उसके कितने नंबर होंगे ज़्यादा, क्योंकि नंबर जो हैं स्टेप्स के हैं। ऊपर हमने कितने ही स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं, हमने क्या क्या यहाँ परफॉर्म किया, आप खुद मेजर कर लें। हमने यहाँ पे इंडिविजुअल्स अगर हम वैल्यूज़ देखें, मैं अगर एक मार्किंग करूँ ग्रीन पेन से, हमने एक ये वैल्यू कैलकुलेट की, हमने एक ये वैल्यू कैलकुलेट की, हमने एक ये वैल्यू कैलकुलेट की, हमने प्रीमियम डाल के ये वैल्यू निकाली, हमने वैक के लिए 1 2 3 4 वैल्यू ज़ेर निकाली, दूसरे वैक के लिए 1 2 3 4 वैल्यू ज़ेर निकाली, फिर हमने ये वैक निकाला है। इसी प्रोसेस में केडी हमने निकाली है, इसी प्रोसेस में हमने एक यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी ये वाली, ठीक है जी। ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं, तो वी मस्ट हैव स्कोर्ड सब्सटेंशियल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। और ये सारी रेलेवेंट कैलकुलेशन जो हम परफॉर्म करते आ रहे हैं। अभी तक हमने शेयर एक्सचेंज रेशो को नहीं छेड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि हम लगभग 18 में से 16 नंबर ज़रूर ले चुके हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, अब हम आखिरी बात रेशो को भी देख लेते हैं। उसने हमसे कहा जी रेशो बताइए। अब रेशो, अब देखिए आपने एक चीज़ स्टैब्लिश कर ली, आपने उनको जो वैल्यू जो शेयर्स देने हैं उनकी वैल्यू 2835 होनी चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? जो शेयर्स देने हैं उसकी वैल्यू 2835 होनी चाहिए, और जो शेयर देने हैं उसकी वैल्यू पर शेयर क्या होगी ये भी पता लग गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जो आपने नंबर ऑफ शेयर देने हैं आपने, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड to WL's shareholders, it is simply 2835 million rupees over rupees 3.47। तो कितने मिलियन शेयर देने जी आपने? एट 817 मिलियन शेयर्स देने हैं आपने। 817 मिलियन शेयर देने हैं कितने शेयर के बदले? करंटली शेयर उनके हैं 300, तो 817 मिलियन देने आपने 300 के बदले, तो व्हाट इज द रेशो? 817 over 300, 2.7 to 1, ये लीजिए शेयर रेशो आ गई। अब आप देखिए इस पूरे सवाल में रिक्वायरमेंट का सारा मेन इन्हिसार रेशो पे था, बट रेशो की बात कितनी सी है? सिर्फ ये इतनी 2 लाइनें। अब इन 2 लाइनों को कितने नंबर होंगे? 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, चलो 3 हो जाएंगे। तो अगर ये रेशो आप ना भी निकालो तो 18 में से 15-16 नंबर आप ले सकते हैं। अगर रेशो पे कंफ्यूज हो गए तो फिर 0 लेके आए होंगे आप। अगर आपने थोड़ा सोच लिया कि भाई इस रेशो की बैकएंड पे क्या क्या हमें चाहिए, रेशोज ऐसे सीधी तो नहीं आ जाएंगी ना, रेशोज की बैकएंड वर्किंग भी है, किसी वैल्यूज़ की बेस पे रेशोज निकलनी। वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यूज़ तो पहले निकालो, वो वैल्यू निकाल लोगे तो रेशो ना भी निकाली तो सब्सटेंशियल नंबर ले जाते हो। एंड दिस इज़ द आर्ट जिसमें मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको सीखना है इस पेपर को पास करने के लिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बिजनेस वैल्यूएशन को लेके हमने कुछ डिस्कशन, कुछ प्रिंसिपल, मैंने आपको रिकॉग्नाइजेशन से थोड़ा सा फ़र्क बताया एंड एडवाइज्ड कि आप मई 19 में जो मेरा रिवीजन सेशन CFAP 4 का है उसमें TTL का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा जाके। वहाँ पे बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन पे 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, एक ACCA का पास पेपर क्वेश्चन है और एक ये ICAP का पास पेपर क्वेश्चन है। दोनों आपके रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे अंदाज में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रेंथन कर देंगे अगर आप देख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ICAP ने पीछे
एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। हमें वेरिएंसेस पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं CFAP के स्कीम में, जब से नई स्कीम आई है, जो मैंने पास्ट पेपर आपसे शेयर किया था शुरू में। उसमें पहला क्वेश्चन विंटर 16 में हमें प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस पे आया था। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस का ये विंटर 16 का सवाल बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली बड़ा मैं कहूँगा अच्छा डिज़ाइंड क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको प्लानिंग एंड ऑपरेशनल पे ग्रिप बेहतर हो जाती है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस में सिर्फ एक जो चैलेंज है, आई ट्राई टू एड्रेस दैट चैलेंज, कि आप लोगों को प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस में जो फार्मूला का डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, उसको थोड़ा सा मैं आपको ज़रा फोकस करवा दूं। क्योंकि अगर आप वो फार्मूला का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से विंटर 16 का क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। प्लानिंग वेरिएंसेस, जिसको यहाँ पे ट्रेडिशनल वेरिएंसेस अब कहा जा रहा है, हमने पढ़ा था कि भाई हम वेरिएंसेस कैलकुलेट क्यों करते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड सेट करती है जो कि बेंचमार्क बन जाते हैं, पर एक्चुअल रिजल्ट्स को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम टीम को रिवॉर्ड कर सकें। अगर कोई टीम मेंबर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फेवरेबल वेरिएंसेस आ रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड करें, उनको अप्रिशिएट करें। और अगर कोई एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं तो उनकी कुछ ट्रेनिंग नीड्स पे कंट्रोल करने पे काम करें कि एडवर्स वेरिएंसेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। मे बी हो सकता है स्टाफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो, वट एवर द रीज़न इज, उसको दूर किया जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि हालात बदल जाते हैं। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बाद हालात बदल गए। फॉर एग्जांपल, आपने स्टैंडर्ड सेट किया मटेरियल कॉस्ट पर केजी पे। अब आपका मटेरियल इंपोर्ट होता था, आपने कहा जी मेरी कॉस्ट पर केजी, परचेज डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया 100 रुपया पर केजी आनी चाहिए अगले साल। आपने अगले साल का टारगेट सेट किया, लेकिन गवर्नमेंट आई, नया बजट आया, उसमें ड्यूटीज आपका ख्याल था कंटिन्यू करेंगी, ड्यूटी 10 से बढ़ के 15 हो गई। तो अब ड्यूटीज जब बढ़ गई इंपोर्ट की, तो कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 100 रुपए के टारगेट को मीट कर पाएगा? आंसर इज नो। अब अगर आप इस रिवाइज्ड सिचुएशन में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर करें कि भाई तुम्हें तो 100 का टारगेट दिया था, तुमने 118 में क्यों खरीदा, तुमने 112 में क्यों खरीदा, तो इट विल ब्रिंग डीमोटिवेशन। जो मकसद था आपका कंट्रोल का, टीम को टारगेट दे के उनको बेहतरी की तरफ पुश करने का, वो फोत हो जाएगा। सो एट टाइम, फिर हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि एट टाइम स्टैंडर्ड सेट होने के बाद हालात ऐसे बदल जाते हैं जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स आर नो मोर रेलेवेंट। जैसे हमने 100 रुपया जब सेट किया था पर केजी मटेरियल की कॉस्ट, तब इंपोर्ट ड्यूटी वाज 10%। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो गई है, तो अब वो स्टैंडर्ड 100 रुपया पर केजी इज नो मोर रेलेवेंट। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप एक्चुअल रिजल्ट्स को इररेलेवेंट, आउटडेटेड स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल होगा। सो बेहतर है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लो बिफोर यू मेक अ कंपैरिजन। आप स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड से कि भाई रिवाइज्ड कंडीशन में अगर इंपोर्ट ड्यूटी 15% है तो हमारा टारगेट क्या होता। जैसे साल के शुरू में हम अगर टारगेट सेट कर रहे होते और ड्यूटी 15% होती, फिर हमारा टारगेट क्या होता, तो व्हाट इज आवर रिवाइज टारगेट। रिवाइज टारगेट सेट करो और फिर रिवाइज टारगेट से कंपैरिजन करो एक्चुअल रिजल्ट का। दैट विल बी मीनिंगफुल। उससे आप स्टाफ की मोटिवेशन ले पाओगे, उससे स्टाफ को आप जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपका ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल हो पाएगा। सो सो इन सच सिचुएशन मैं थोड़ी डिस्कशन कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड सा ही है और ऑलमोस्ट वी हैव टू आंसर द क्वेरीज ऑन द फेसबुक एज वेल। इन सच सिचुएशन आप क्या करते हैं कि आपका जो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल जो आपका वेरिएंस होता है उसके दो टुकड़े कर देते हैं, एक प्लानिंग वेरिएंस और एक कहलाता है ऑपरेशनल वेरिएंस। अब इसको ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर फार्मूलाज की कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी ना तो आपके प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस आपके काबू से बाहर नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनल वेरिएंस का फार्मूला, फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट विद द बेसिक यूजेज वेरिएंस। मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला लाता हूँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला लाता हूँ, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का बेसिक फार्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। याद है ना जी आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको हम मल्टीप्लाई करते थे स्टैंडर्ड प्राइस से। ये हमारा ट्रेडिशनल वेरिएंस का फार्मूला है। तो मैं इसको थोड़ा फार्मूले को शिफ्ट कर लेता हूँ साइड पे ज़रा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद द स्टैंडर्ड प्राइस। और इस फार्मूले की बेस क्या है कि ट्रेडिशनल वेरिएंस कंपैरिजन होता है एक्चुअल वर्सेस ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अब चूंकि स्टैंडर्ड यहां पे दो होने वाले हैं तो लेट्स मार्क इट ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अगर किसी वजह से हमें अपना स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि भाई आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का कंपैरिजन अलहदा कीजिए, जिसको आप प्लानिंग वेरिएंसेस का नाम दीजिए, और एक्चुअल का कंपैरिजन रिवाइज स्टैंडर्ड से कीजिए, जिसको हम ऑपरेशनल वेरिएंसेस का नाम दे रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस आपने पढ़े हुए हैं। प्लानिंग वेरिएंस क्या है? एक्चुअल वर्सेस ओरिजिनल स्टैंडर्ड की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड का कंपैरिजन। और ऑपरेशनल वेरिएंसेस क्या है कि एक्चुअल का ओरिजिनल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन ना कीजिए, एक्चुअल का रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कीजिए। दैट इज मोर मीनिंगफुल। सो बेसिकली ऑपरेशनल वेरिएंसेस आपके वो हैं जो आपका अब काम देंगे जब प्लानिंग रिवाइज हो जाए, तो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस आपके किसी काम नहीं आते। जब आपकी प्लानिंग रिवाइज हो जाए सर्कमस्टांसेस के बदलने से, फिर आपके ट्रेडिशनल वेरिएंसेस बेकार हैं। फिर आपको प्लानिंग वेरिएंसेस को देखना है कि भाई हमारी प्लानिंग में क्या रिवीजन आई, क्यों आई, उसको डिस्कस करें। और फिर आपको ऑपरेशनल वेरिएंसेस को देखना है स्टाफ की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ट्रेडिशनल वेरिएंसेस इस सूरत में बेकार हो जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए जो सीखने की बात इसमें है कि भाई ये फार्मूला कैसे, वैसे तो फार्मूला सारे आपके पास आप कॉपी पेस्ट हुए पड़े होते हैं, आपको किताब आपके पास है, आपको मेमोराइज नहीं करना। बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लॉजिक इनकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए इनको इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है। आप इस फार्मूले को पकड़िए, मैं इस फार्मूले को दोबारा यहाँ कॉपी करता हूँ। दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। ओरिजिनल फार्मूला में किन दो वैल्यूज का कंपैरिजन है? एक्चुअल और ओरिजिनल स्टैंडर्ड का। और जब प्लानिंग में आते हैं, यहां से हम जब इधर सफर करते हैं तो क्या बदला? एक्चुअल निकल गया, उसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड आ गया। ठीक है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड इज मेंटेन। अब हम करते क्या है, फार्मूला में भी यही चेंजेस लाते हैं। फार्मूला में भी यही चेंजेस लाते हैं कि जहां पे तो इस फार्मूला में ओरिजिनल डाटा था, वो ओरिजिनल डाटा वहीं का वहीं मेंटेन रखो। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंटेन रखो। ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन रखो। लेकिन जहां पे एक्चुअल डाटा है वहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड डाटा ले आओ, क्योंकि आपका एक्चुअल इज रिप्लेस्ड विद रिवाइज स्टैंडर्ड। कंपैरिजन में आपका चूंकि एक्चुअल की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड ने ले ली है, तो यही चीज फार्मूला में भी आप चेंज कर दो। फार्मूला में भी जहां जहां एक्चुअल डाटा आ रहा था, एक्चुअल निकालो यहां से, ओरिजिनल स्टैंडर्ड मेंटेन करो, फार्मूला आपका रिवाइज स्टैंडर्ड अपडेट हो गया। दिस इज योर प्लानिंग वेरिएंस। इसी तरह आप ऑपरेशनल वेरिएंस की कंस्ट्रक्शन देख सकते हो।
ओरिजिनल फार्मूला आपका दोबारा हम यहां पे लेके आए, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब कंपैरिजन देखें आप, आपका ओरिजिनल ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड में कंपैरिजन था एक्चुअल वर्सेस ओरिजिनल स्टैंडर्ड, यहां पे क्या है एक्चुअल वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड। तो मतलब एक्चुअल शुड बी रिटेन्ड, एक्चुअल शुड बी रिटेन्ड, जहां जहां ओरिजिनल स्टैंडर्ड आ रहा था वहां वहां रिवाइज स्टैंडर्ड ले आइए। तो फार्मूलाज की कंस्ट्रक्शन आपको मिल गई। फार्मूलाज की कंस्ट्रक्शन कहां से आती है? हाँ, अब इसमें यह आपने ध्यान में रखना है कि जिस वेरिएबल का स्टैंडर्ड रिवाइज हो रहा है, प्लानिंग वेरिएंस सिर्फ उसका कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका प्राइस का स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है तो रिवाइज प्राइस वेरिएंस निकलेगा। अगर यूजेज का स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं हुआ तो यूजेज का प्लानिंग वेरिएंस नहीं निकलेगा। प्लानिंग वेरिएंस तो है ही उसके लिए जिसका स्टैंडर्ड आपने रिवाइज किया है। जिस वेरिएबल का स्टैंडर्ड, जैसे मटेरियल के स्टैंडर्ड में दो चीजें होती हैं, एक मटेरियल की प्राइस, एक मटेरियल का यूजेज पर यूनिट। आपकी प्राइस पर यूनिट बदली है, आपने स्टैंडर्ड उसका रिवाइज किया है, यूजेज पर यूनिट रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब प्लानिंग वेरिएंस यूजेज का नहीं होगा। आपको यूजेज का स्टैंडर्ड रिवाइज करने की, यूजेज का प्लानिंग वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके हर वेरिएंस कैन बी बाइफर्केटेड इनटू प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, जैसे ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा है। प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर वेरिएंस को आप प्लानिंग एंड ऑपरेशनल में इसी असूल के तहत स्प्लिट कर सकते हो। जो मैंने असूल आपको पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि ये असूल के तहत कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। लेकिन जहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं हुआ वहां पे ओरिजिनल स्टैंडर्ड ही यूज किया जाएगा, और आप स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं हुआ तो प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। प्लानिंग वेरिएंस का मतलब ही यह है कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का फर्क। इफ देयर इज नो रिवीजन देयर इज नो प्लानिंग वेरिएंस। ये पूरी लिस्ट आपको प्लानिंग वेरिएंसेस के नजर आ रही है। इनमें से सिर्फ आप वो कैलकुलेट करेंगे जिनका स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है। ये सारी लिस्ट हमने कैलकुलेट नहीं करनी। इसमें से हो सकता है ये 6 की लिस्ट है, सवाल में हमें सिर्फ 2 स्टैंडर्ड रिवाइज किए गए हों कि जी मटेरियल की प्राइस बदल रही है और लेबर का रेट बदल रहा है, तो सिर्फ 2 प्लानिंग वेरिएंस आएंगे। बाकी सारे ऑपरेशनल वेरिएंसेस में चले जाएंगे, बाकी सारे ऑपरेशनल वेरिएंसेस में जाएंगे। और वहां पे जहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज है वहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपैरिजन आ जाएगा, और जहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं है वहां पे ओरिजिनल स्टैंडर्ड से ही कंपैरिजन आएगा एक्चुअल रिजल्ट का। एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से करना है। जहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज है वहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड यूज कर लीजिए, जहां पे स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं है, प्राइस का स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, यूजेज का रिवाइज नहीं हुआ, तो यूजेज आप स्टैंडर्ड यूज कीजिए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड यूज कीजिए अपने वेरिएंस कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और इसमें एक जो सबसे अहम पॉइंट, फार्मूलाज भी जैसे मैंने कहा आपके सामने आ गए हैं, लेकिन अहम पॉइंट ये है जो मैंने येलो हाईलाइट किया और एक स्टार लगाया हुआ है, प्लानिंग वेरिएंसेस के पॉइंट से। सिर्फ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए पूरा सवाल आसान हो जाएगा। मैंने यूजेज वेरिएंस पिक किया और इसमें प्लानिंग वेरिएंस को मैं टच करना चाह रहा हूं। जब आप ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में थे तो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में मैंने आपसे बात, एक जुमला बोला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन जब आप आते हैं प्लानिंग वेरिएंस में, तो प्लानिंग वेरिएंस में जो सबसे अहम चीज आपको याद रखनी है, प्लानिंग वेरिएंस में देयर इज 0% एक्चुअल वैल्यू विच इज यूज्ड। कोई एक्चुअल वैल्यू यूज नहीं की जाती, ना प्राइस की, ना यूजेज की, ना क्वांटिटी की, ना कॉस्ट की। नो सिंगल एक्चुअल वैल्यू विल बी यूज्ड। तो क्वेश्चन आता है यहां पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जिक्र किया जा रहा है, ये किस वॉल्यूम के लिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, इधर तो था ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, एक्चुअल क्वांटिटी तो होती फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, एक्चुअल क्वांटिटी तो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी, कंपैरिजन हो गया। अब हम कह रहे हैं प्लानिंग वेरिएंस में तो कोई एक्चुअल डाटा लाना ही नहीं है भाई, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर किसकी क्वांटिटी भाई?
वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही ना, हमने कहा जी ये एक्चुअल वॉल्यूम की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो यहां पे जो आपको चीज याद रखनी है कि इधर और इधर प्लानिंग वेरिएंस में, जहां पे भी प्लानिंग वेरिएंस में आपको जो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चाहिए, इट विल बी ऑप्शन नंबर 1 revised budgeted volume, and if volume is not revised, option number 2 original budgeted volume. फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट टेकिंग द डाटा, आपको कहा गया कि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन 60,000 थी और आपको कहा गया कि आपकी जो बजटेड प्रोडक्शन थी वो 50,000 थी यूनिट्स। ठीक है जी, एक्चुअल प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स और बजटेड प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स। तो यहां पे जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60,000 यूनिट्स लेनी है, और यहां पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है और यहां पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50,000 यूनिट्स लेनी है। प्लानिंग वेरिएंस में हम एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल डाटा नहीं लाते। इसमें सिर्फ एक ये कैच है जो जनरली बच्चे कैप्चर नहीं कर पाते, आप इसको भी क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से लिंक कर जाते हो। तो ख्याल रखना है, प्लानिंग वेरिएंस में जीरो एक्चुअल डाटा इज टेकन इनटू अकाउंट। प्लानिंग में ओरिजिनल प्लान वर्सेस रिवाइज प्लान का कंपैरिजन है, ओरिजिनल प्लान और रिवाइज प्लान का कंपैरिजन होता है। और यहां पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली जाती है, इवन लेबर आवर्स में जाएंगे, वहां पे जो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स लिए जाएंगे वो फॉर बजटेड वॉल्यूम लिए जाते हैं, बजटेड प्रोडक्शन लिए जाते हैं, नॉट एक्चुअल। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप इस पॉइंट की बेस पे अगर ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है विंटर 16 का, विंटर 16 का क्वेश्चन 4, ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो यू शुड हैव नो इशू। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस के लिए एक बहुत बड़ा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और स्प्रिंग विंटर 16 के बाद से ये क्वेश्चन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो जैसे कि रिलेटिवली हम कह सकते हैं गुड 40-50% चांस है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो क्वेश्चन आएगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो सकता है। 40-50% चांस है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो सकता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वो क्वेश्चन हुआ तो उसमें फर्दर 50% चांस है, 60% चांस है कि शायद वो प्लानिंग ऑपरेशनल हो सकता है, क्योंकि वो एरिया है जिस पे जनरली स्टूडेंट्स को ज़रा प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में। तो मेरे हिसाब से विंटर 16 का क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन इज़ परफेक्ट, आई के आपने सोल्यूशन दिया वो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, आपको बिल्कुल वहाँ समझ आनी चाहिए। फार्मूलाज आपको मैंने जैसे शेयर किया ये स्लाइड, आप यहाँ से फार्मूलाज की कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। इसको भी मैं पिक करके काम करता हूँ, इसको भी मैं पिक करके आपके इस बोर्ड पे ले आता हूँ, ताकि ये बोर्ड आपसे ये शेयर होना है, आपके पास ये कंस्ट्रक्शन इसी शेप में अवेलेबल हो जाएगी। ये फार्मूला आपके सामने सारे जो कंस्ट्रक्शन है अरेंज होगी है उसी प्रिंसिपल के तहत कि ट्रेडिशनल से प्लानिंग वेरिएंस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल से ऑपरेशनल वेरिएंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेडिशनल से प्लानिंग में है और ट्रेडिशनल से ऑपरेशनल में है, कि ट्रेडिशनल में से एक्चुअल निकालो, उसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड डाल दो, एक्चुअल की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड ले आओ, एक्चुअल की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड ले आओ, आपका बन जाता है प्लानिंग वेरिएंस। और ओरिजिनल स्टैंडर्ड की जगह अगर आप रिवाइज स्टैंडर्ड ले आओ तो आपका ऑपरेशनल वेरिएंस बन जाता है। तो ट्रेडिशनल से प्लानिंग, ट्रेडिशनल से ऑपरेशनल में ट्रांसफॉर्मेशन। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हम कुछ क्वेश्चंस हमारे पास शायद क्वेरीज आई बिलीव के शायद हमें मैं कोशिश करता हूँ अगर जितने मुझे क्वेश्चन यहाँ से रीड कर पाता हूँ उनको मैं मैक्सिमम रिप्लाई करूँ।
अच्छा, ये कुछ एक मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन रीडेबल नहीं है इस पे मोबाइल पे अपना। एक्सक्यूज़ मी, आप ये को सपोर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मेरे मोबाइल पे कुछ नज़र नहीं आ रहे। मैं लाइव चलता है तो उसके जब लाइव सेशन है तो उसमें कमेंट रीड करना ज़रा मुश्किल होता है थोड़ा सा। एक स्लाइड अभी लाइव चल रही है, लाइव वीडियो है, उस पर ज़रा मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने देखा था थोड़ी देर पहले जो मुझे याद आया कि एक किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि वही जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, मे बी उसने वो सेशन मिस किया हो, कि जो डिस्काउंट और प्रीमियम का क्या रूल है डायरेक्ट कोर्ट में, इनडायरेक्ट कोर्ट में। तो वो हमने बड़ी डिटेल में उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी। हमने इवन डायरेक्ट कोर्ट इनडायरेक्ट कोर्ट का फ़र्क भी समझा था, डायरेक्ट कोर्ट क्या है, इनडायरेक्ट कोर्ट क्या है, और उसका रूल भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट कोर्ट में प्रीमियम स्पॉट में ऐड करते हैं, और डायरेक्ट कोर्ट में जो पाकिस्तान में सिस्टम चलता है डिस्काउंट स्पॉट से लेस करते हैं तो फॉरवर्ड मिलता है। सिमिलरली इनडायरेक्ट कोर्ट में हम प्रीमियम डिडक्ट करते हैं स्पॉट से, और इनडायरेक्ट कोर्ट में डिस्काउंट ऐड करते हैं स्पॉट में, तो हमें फॉरवर्ड रेट मिलता है। तो डायरेक्ट कोर्ट और इनडायरेक्ट कोर्ट में आपका कंपैरिजन जो वर्किंग है उसको आपको जहन में रख लीजिए एक, कि पाकिस्तान में डायरेक्ट कोर्ट चलता है और पाकिस्तान के असूल आपको पता है। मैं अगर थोड़ा सा समरी आपको करवाऊँ, पाकिस्तान में डायरेक्ट कोर्ट है, पाकिस्तान का असूल क्या है, यू बाय हाई, यू सेल लो, एंड यू मल्टीप्लाई। फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई। जब आप इनडायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे तो सब कुछ उलट हो जाएगा, यू बाय लो, यू सेल हाई, एंड यू डिवाइड टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी। सिमिलरली डिस्काउंट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए आपका क्लियर है। डायरेक्ट कोर्ट है ना, आपको पता है कि प्रीमियम ऐड होना है, डिस्काउंट लेस होना है। इनडायरेक्ट कोर्ट होगा, उलट हो जाएगा, प्रीमियम लेस होगा, डिस्काउंट ऐड होगा। तो आप इस अंदाज से इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। पाकिस्तान के सिस्टम से आप फेमिलियर हैं, आपके दिमाग में वो काफ़ी हद तक बैठा हुआ है। सिर्फ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफ्रेंसिएशन के बारे में अलर्ट होना है कि भैया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो पाकिस्तान का सिस्टम लगा दो, पाकिस्तानी रूल लगा दो। अगर इनडायरेक्ट है तो रिवर्स करके इमेज कर दो, मिरर करो, फिर लगा दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ख्याल करनी है। जी, आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये लिमिटेड टाइम में जो मैं जितनी कोई वैल्यू ऐड कर सकता था गाइडेंस में, डिफरेंट एरियाज़ में जो मुझे लगता था कि चैलेंजिंग एरियाज हैं, आई ट्राई टू सपोर्ट यू। बाकी बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने एम्फेसिस शुरू में भी किया, दोबारा मैं याद करा दूं कि एग्ज़ाम के 3 घंटे 15 मिनट आर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। इवन इफ़ यू हैव स्लाइटली लेस प्रिपरेशन, अगर वो 3 घंटे 15 मिनट में आप अलर्ट रहोगे तो बहुत अच्छे अलर्ट रहो, और अपनी मार्क्स के लिए हंगर को कायम रखो तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक जी, कोई क्वेश्चन है जी? आवाज़ ज़रा कीजिए, आवाज़ नहीं है मुझे। अच्छा, फिर लेट को डिले के साथ आवाज़ ही बहरहाल जी। तो और इसमें फिर मैं एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कर दूं कि अगर आपको देखना है, अगर आपको वे करना है कि प्रैक्टिस और रीडिंग चॉइस लेनी है, तो रीडिंग इज़ द फर्स्ट चॉइस। पहले रीडिंग के बाद टाइम बचे, कॉन्सेप्ट बेस बिल्ड हो जाए, बेसिक्स पढ़ लिए, फिर टाइम बचे तो सवाल करने का फ़ायदा है। बेस पढ़े बगैर, किताब पढ़े बगैर आपको जो मैं 2 सवाल कर लूँ मेरी चीज़ें कोई तैयार हो जाएगी, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं। ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। बेस पढ़ने पर टाइम लगाओगे वो आपको शायद अनकैश हो जाए, शायद रिवॉर्ड कर जाए, आप 2, 4, 5, 7 नंबर कहीं ना कहीं से निकाल जाओ। लेकिन अगर आपने बेस नहीं पढ़ी, 2 सवाल कर लिए, तो 2 सवालों से ज़्यादा आप 1 नंबर भी ना कमा पाओ। ठीक है, तो अगर आपको चॉइस लेनी पड़े किसी 2 सब्जेक्ट के दरमियान, और अभी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, इफ़ यू जस्ट प्रिपेयरिंग 1 सब्जेक्ट, you have ample time to read through the textbook, to go through the basic illustration syllabus में। उसमें आपको, जैसे मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट एरिया थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दीजिए, जो उनकी कोई प्रैक्टिस के 2-2 क्वेश्चन भी कर लीजिए, और जो एरियाज आपको लगता है कि लेसन इंपॉर्टेंट है उनको आप रिलेटिवली
कम टाइम दे दीजिए, उसको उस तरह मैनेज कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल भी ना कीजिए, लेकिन बेस के बगैर आगे चलना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, दैट विल बी टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम। उसके बगैर आगे जाना आपके टाइम की वेस्टेज होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, थैंक यू। Dear sir, thank you very much for your precious time and your words of wisdom. Students, आपने भी इस सेशन को बहुत मुफीद पाया होगा। Please give sir a big round of applause. जो मटेरियल आज डिस्कस हुआ और प्रेजेंटेशन, ये फेसबुक के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर एक लिंक डाल दिया जाएगा आज, उसमें से आपको ये मटेरियल सारा का सारा मिल जाएगा। जो सर ने क्वेश्चंस किए हैं, ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है ये मिल जाएगा हमें, और हम इसको अपलोड कर देंगे फेसबुक के ऊपर। कल का जो सेशन है वो CFAP 3 के ऊपर होगा। उससे पहले सर, वी हैव अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू, यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम। So students, this concludes our today's session. Tomorrow we will be having a session on CFAP 3, which is a management strategy, business management strategy. कल का सेशन शुरू होगा 10 बजे। Till then, thank you, see you, Allah Hafiz.